हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो पहले हमारे साइंटिस्ट आते हैं टीएफ स्ट्रॉन्ग। वो कहते हैं कि जो डिस्टिंक्शन है रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बिल्कुल फॉल्स है, इमेजिनरी और एक प्रकार का मिथ जनरेट किया गया है। फिर आगे चलकर हमारे बाइस आते हैं जो कि कहते हैं जो डिस्टिंक्शन है रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सही है, लेकिन यहाँ पे वर्ड जो रिटन एंड अनरिटन यूज किया गया है वो सुटेबल नहीं है। बेसिकली ये रिटन और अनरिटन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड से। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर दोस्तों हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर कोई भी भेदभाव डिस्टिंक्शन नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑर्डिनरी लॉज में, और जो पार्लियामेंट है किसी भी कंट्री का इजिली चेंजमेंट कर सकता है और इनैक्ट कर सकता है किसी कोई लॉ को, और यही सिमिलर प्रोसीजर दोनों के लिए फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डिनरी लॉज, देन कॉन्स्टिट्यूशन को हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें ऑर्डिनरी लॉज और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिस्टिंक्शन ना हो, क्लियर कट डिस्टिंक्शन ना हो, तो उसे हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये बेसिकली इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया जाता है बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या फायदे हैं हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने के लिए। तो पहला फायदा है इट प्रिवेंट्स द इंटरनल रिवॉल्ट्स एंड रिवॉल्यूशन। कैसे, अब डिस्कस करते हैं। In a flexible constitution, the nation is protected against the internal revolts and revolution. अब बेसिकली जो हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें देखा गया है पास्ट एक्सपीरियंस से कि इसमें बहुत ही कम इंटरनल और रिवॉल्ट्स और रेवोल्यूशन होते हैं। ठीक है। अब बेसिकली जो लाइफ होती है यहाँ के पीपल की बिल्कुल अनडिस्टर्ब चला करती है, क्योंकि अंदरूनी कोई रिवॉल्ट नहीं होते हैं। अब वहीं हम कंपेयर करें फ्रांस से, जहाँ पे जो कि बहुत पास है इंग्लैंड के, तो जहां से मोनार्ची को एबोलिश किया गया एंड 5 बार कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया गया, और जिसकी वजह से वहां की परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडजस्टमेंट के बारे में। तो एडजस्टमेंट एक प्रकार का हमारा मेरिट है वाई टू अडॉप्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट में आता है adaptability and elasticity or merits of flexible constitution. It enables the people to keep the pace with change in society. अब बेसिकली जो एडजस्टमेंट एक हमारा पॉइंट है, इसका मतलब है अडॉप्टेबिलिटी एंड इलास्टिबिलिटी, और ये पीपल को हेल्प करता है सोसाइटी में चेंज लाने में। अब हम यहीं पे डिस्कस कर लें। द ब्रिटिश ओनली कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एबल टू अंडरगो impermeable alliteration apart from deliberate amendment in recent years, and there has been tremendous change and the powers of the monarchs. अब देखिए ब्रिटेन में कहा गया है कि बहुत सारे चेंजमेंट लाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बाद भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना। अब ऐसे ही देखा जाए नाउ एब्सोल्यूट, अब यहाँ पे आजकल के मॉडर्न टाइम में जो पावर्स है मोनार्च की वो छीन ली गई है। यहाँ पे जो मोनार्च है केवल एक नाम का मोनार्च है, वो केवल असिस्ट कर सकता है अपने मिनिस्टर्स को कि वो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन संभाले। नेक्स्ट आता है हमारा डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इसका पहला है इट इज द इंस्ट्रूमेंटल इन द हैंड्स ऑफ जजेस। A flexible constitution became a playing of judicial courts because they interrupt according to their will and give their meaning of your liking and choice. अब दोस्तों जहां पे हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां देखा गया है कि ये सब यहाँ पे बेसिकली सारी पावर्स जजेस के हाथ में होती है। वो फैसले अपने विल और अपने लाइक और चॉइस के हिसाब से सुनाते हैं। नेक्स्ट आता है अनसुटेबल इफ पॉलिटिकली बैकवर्ड पीपल। It is most unsuitable countries which are not politically advanced. That's why the flexible constitution. अब basically जो flexible constitution है, जो ज्यादा politically advanced countries नहीं है उनके लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि देखिए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट यूजफुल फॉर द कंट्रीज इन प्लेस ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव इनैक्टेड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहाँ पे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ नहीं करते हैं इनैक्टमेंट के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है इसमें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो खासियत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की यही है कि ये पावर्स ऑफ गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। और कैसे करता है? इट इज एसेंशियल द लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब किसी भी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ये बिल्कुल रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के दम पे ही हो पाता है। सेकंड पॉइंट आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लियर एंड डेफिनेट। अब बेसिकली जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो इस प्रकार से ये बहुत ही क्लियर होता है और डेफिनेट होता है, और ये पावर्स ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। और थर्ड पॉइंट है जो हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रकार का गार्जियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द demerits of rigid constitution. There are the following demerits of rigid constitution. It cannot be adjusted according to the changed circumstances. अब demerits भी इसके कुछ हैं, जैसे कि ये आने वाले circumstance, आने वाले
सारे परेशानियों के हिसाब से इसमें चेंजमेंट लाना बहुत ही टफ है। ठीक है, मैनी मूवमेंट्स आर स्टार्टेड इन द सोसाइटी एंड फेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अवॉइडेड एंड आल्सो, और जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर कई सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए और ऐसा भी लगता था कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। सेकंड है, अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन प्रूव्स द स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द पाथ ऑफ ग्रोइंग नेशन, और पास्ट एक्सपीरियंस से ये भी पता चला है हमारा जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली ग्रोइंग नेशन के पाथ में स्टम्बलिंग करता है, मतलब ब्लॉक कर देता है। A rigid constitution is not suitable for the progressive nation where the changes takes place significantly because it unable to keep continuously with changing time। अब बेसिकली जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है ऐसे जो ग्रोइंग और डेवलपिंग नेशन है वहां पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि वहां पे जल्दी जल्दी हमको चेंजमेंट लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे क्या प्रोसीजर है फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना रिजिड भी नहीं है एज कंपेयर टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है एज कंपेयर टू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स और क्लॉजेस मेंशन है जिसकी हेल्प से पार्लियामेंट विद द हेल्प ऑफ मेजोरिटी बहुत सारे अमेंडमेंट्स ला सकती है। जैसे कि अगर पार्लियामेंट चाहे किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और किसी भी स्टेट को बना भी सकता है और एबोलिश भी कर सकता है। और बेसिकली इसके साथ साथ पार्लियामेंट एक क्रिएट कर सकता है जॉइंट सर्विसेज फॉर सेंटर एज वेल एज स्टेट। Second, there are the many clauses in the Indian Constitution which can be amended by the majority of both the House of Parliament। अब यहाँ पे जो बहुत सारे clauses mention है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको चेंजमेंट लाया जा सकता है with the help of majority in both the houses of parliament, जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए और एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए। बट where the clauses of the constitution related to the state और whether they affect them they can be amended by the parliament, और ऐसे क्लॉजेस जो रिलेटेड हैं स्टेट के मैटर से और जो अफेक्ट करेंगे स्टेट को उसका हक केवल पार्लियामेंट के बाद है। इन सच केस द कंसर्न एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द स्टेट इज एसेंशियल, और इन मैटर्स में किसी एक स्टेट का प्रस्तुत होना, हाफ ऑफ द स्टेट होना एसेंशियल है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज हमारी फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।